गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम क्लियर करेंगे BACB मतलब बिहार बोर्ड और NCERT सिलेबस की जो बुक्स हैं उसके मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, जिसमें कि चैप्टर का नाम है 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश में कहें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो इस चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है उसका आज हम हल करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जो NCERT के जो बच्चे हैं, NCERT की जो बुक्स पढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए कृपया थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बिहार बोर्ड की जो मैथ्स की बुक है 10th क्लास की और NCERT की जो मैथ्स की बुक है वो बिल्कुल सेम है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस सारे सेम है। मैंने जहाँ तक देखा मुझे सारा चीज़ सिमिलर मिला। डिफरेंस क्या है? लैंग्वेज का। तो आपको प्रॉब्लम लैंग्वेज में होती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले तो मेरे दिमाग में आइडिया था कि मैं पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए सॉल्व करूँगा, फिर इंग्लिश वालों के लिए करूँगा, लेकिन ऐसे देखने पर ये लग रहा है कि बहुत ही लंबा समय लग जाएगा इसमें। तो आप सबकी सुविधा के लिए और मैं अपनी सुविधा के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि दोनों साथ साथ करूँ। NCERT के जो बच्चे हैं ऐसे ही स्मार्ट हैं, तो मैं सोच रहा हूँ, जैसे देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। और हिंदी में मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ और इसको इंग्लिश में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आप सुन करके भी आपको समझ में आएगी ये बात और आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है कि हिंदी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी है, हिंदी इंग्लिश सेम है, लैंग्वेज में बोलूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए रिक्वेस्ट है मेरा कि NCERT वाले जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखें और उनको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में एक्सप्लेनेशन मिलेगा और जो है क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूँगा वो भी तो एक तरह से तो बेहतर होगा। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो कई बार उनको इंग्लिश में पूरा समझने में परेशानी होती है। प्रॉब्लम होता है टर्म्स को लेकर के केवल। जैसे इक्वेशन हम बोल रहे हैं तो इंग्लिश वाले को फट से समझ में आती है, समीकरण बोलेंगे थोड़ा सा डाउट होगा नहीं, या यहाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यहाँ पे लिखा है 2-4 वाले, तो हिंदी में अगर हम केवल बोले 2-4 वाले, इंग्लिश वाले को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये 2-4 क्या है, चर क्या है, तो वो वेरिएबल है जिसको आप वेरिएबल और नॉन वेरिएबल बोलते हैं, हिंदी में उसको चर और अचर बोलते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों का समाधान एक साथ हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप अपने बुक में देखिए, फिर मैं इंग्लिश में भी उसको करूँगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 1। इंग्लिश में है, देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. ओके, यह है क्वेश्चन। तो देखिए हिंदी में तो मैंने लिखा है कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र X वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र Y वर्ष है, ठीक है। इंग्लिश वालों को भी यही लिखना है, लेकिन अंतर क्या है, वहाँ आपको केवल लिखना होगा सपोज दैट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज X years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज Y year। ओके, क्या प्रॉब्लम है, लिख सकते हैं आप। देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, ठीक है, कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, हिंदी में था। तो ये है एज किसका, आफ्ताब का, ठीक है। तो इसमें से 7 माइनस करेंगे क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही है, तो वर्तमान एज है ये,
वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज है x वर्ष, 7 साल पहले x माइनस होगा, ठीक है। और ये उसकी पुत्री की एज है y प्रेजेंट एज, ठीक है। तो इसमें से भी 7 साल कम करना पड़ेगा। तो ये एज हो गया 7 साल पहले उसकी पुत्री का, और ये एज हो गया 7 साल पहले आफ्ताब का। तो इसका ये 7 गुना है, प्रश्न में दिया गया है कि 7 गुना है ऑलरेडी, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी पुत्री की आयु को, तब तो बराबर होगा, क्योंकि इससे इस उम्र से ये 7 गुना अधिक है, इसको भी 7 गुना कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर हो गया, इसको केवल हल कर दिया गया, समीकरण का नियम जो आप जानते हैं, ठीक है, उसके अनुसार। जैसे x माइनस 7 इक्वल टू 7 का y और 7 के साथ गुना किए, यहाँ लिखा, फिर अब अरेंज कर दिया, दोनों जो वेरिएबल्स हैं उसको एक साइड लाया और नॉन वेरिएबल्स को एक साइड किया, और इस तरह से हमको मिला एक इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। और ये जो फॉर्म है, ये जो रूप है, ये जो फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बीजगणितीय रूप बोलते हैं, इंग्लिश में अलजेब्रिकली फॉर्म, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ लिखे हैं, मैंने लिखा है प्रश्न के अगले भाग से, इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसमें था कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की जो उम्र होगी उसकी पुत्री की उम्र की 3 गुनी रह जाएगी, ओके। तो 3 वर्ष बाद, अभी से 3 साल बाद, तो x प्लस 3 y प्लस 3, ये आफ्ताब की एज होगी 3 साल बाद, ये उसकी पुत्री की एज होगी 3 साल बाद, और इस एज से ये एज जो है 3 गुनी है, ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर करने के लिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए ये x प्लस 3 और ये 3 क्या y और 3 में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 9 प्राप्त करते हैं। फिर इसको अरेंज कर लिए हम, ठीक है। तो हमें एक ये इक्वेशन मिला, ठीक है। तो ये अलजेब्रिकली रूप में मैंने लिख दिया, बीजगणितीय रूप में हमने लिख दिया इसको, क्वेश्चन का आधा हिस्सा हल हो गया है। अब क्या करना है कि इसमें लिखा हुआ था कि सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली भी, ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफिकली, इसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि अब जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की सहायता से हम टेबल ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप 9th क्लास को याद कीजिए कि आप वहाँ भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं, सिंगल 2 चर वाले, यहाँ है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, पेयर ऑफ। लेकिन वहाँ आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा है केवल एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या एक रैखिक समीकरण, और उसमें से x या y का मान लेकर के हम एक दूसरी चर राशि का भी मान ज्ञात करते थे। और वहाँ आपको याद होगा कि किसी भी रैखिक समीकरण का, 2 चर वाले किसी भी रैखिक समीकरण का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, अनंत हल होता है। हम x का मान लेते जाएंगे, y का मान प्राप्त होते जाएगा, ओके। तो अब वही प्रक्रिया हम करेंगे, इसकी और इसकी सहायता से हम टेबल ज्ञात करेंगे, ठीक है, निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं। बाकी सारा चीज़ हम मिटा देंगे, केवल ये जो इक्वेशन है मेरा 2, 1 और 2 इसको रहने देंगे। पहला इक्वेशन है, ठीक है, समीकरण x से, ठीक है। अब यहाँ समीकरण x में है x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42, ओके। इंग्लिश वाले यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश वाले लिखेंगे फॉर्म इक्वेशन 1, दैट्स वेरी इजी, ओके। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि केवल x को रहने देते हैं, यहाँ है माइनस 42, इसको इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा प्लस 7y, ठीक है। वो क्यों? इसलिए कि हमको x का मान चाहिए, y का मान हम अपने मन से चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ हम रखेंगे, सोचेंगे थोड़ा सा, ये है माइनस 42, ये है 7 और y का गुना है 7 इंटू y है ये, तो हम y बराबर क्या लें जिसका कि 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो भी अंक मिलेगा वो हमको प्लस में मिलेगा। अगर हम यहाँ y के मान प्लस में लेते हैं तो इसके साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, हमको जोड़ना या घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम y का मान लेंगे कि ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो x का वैल्यू मिले वो जितना छोटा मिले
उतना अच्छा होगा मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि वो नोटबुक में ग्राफ को खींचना इजी होगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ हम लिख सकते हैं कि y बराबर 5 लेने पर। ठीक है, इंग्लिश वाला लिखेंगे टेकिंग 5 y इक्वल टू 5, टेकिंग y इक्वल टू 5, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है -42 + 7, y की जगह पे क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा -42 + 7 × 5 35, एंड वी गेट आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग 7 -7, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, इसका एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, घटाव होगा। तो 42 में से हम 35 को घटाएंगे और कितना प्राप्त करेंगे, 7 प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए इसको क्या करते हैं कि इसके लिए हम इस तरह से एक खाना बनाएंगे x y। ठीक है, y बराबर हमने क्या लिया था, 5, y बराबर 5, x बराबर हमने क्या पाया, -7। इस तरह से हम दो और मान ज्ञात करेंगे, कुल मान 3 ज्ञात करेंगे। ठीक है, बुक्स में एग्जाम्पल देखिए दिया गया है जिसमें कि 2 मान ही लेकर के ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन हल करें, और इस बात को का भी ध्यान रखें कि अगर एग्ज़ाम में इस तरह का एक क्वेश्चन तो आता ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आएगा, लॉन्ग आंसर में आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा समझना है केवल, आप दिमाग को कंसंट्रेट रखें, समझने की कोशिश करें, न कि रटने की कोशिश करें। कितना रट सकोगे तुम, ठीक है, इसलिए समझना है यहाँ। तो एक मान हमने ज्ञात कर लिया, अगेन फिर हम हिंदी में लिखेंगे, फिर y बराबर हम 6 ले सकते हैं, 6 लेने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे टेकिंग y इक्वल टू 6। ठीक है, फिर इसी इक्वेशन में x इक्वल टू -42 + 7, अब y था, y की जगह पे क्या रखेंगे हम, 6 रखेंगे। तो 42 प्लस ये हो गया 42, 7 × 42, 7 × 6 42। देखिए ये माइनस ये प्लस, तो क्या प्राप्त होता है, 0। अर्थात ये कि y बराबर जब हम 6 लिए तो x बराबर क्या मिला, 0 मिला। इट्स वेरी इजी, विथ द सेम प्रोसेस वी विल फाइंड द थर्ड कोऑर्डिनेट फॉर x एंड y। यहाँ हम लिख सकते हैं फिर y बराबर क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं हम, y बराबर 7 लेने पर इंग्लिश वाला लिखेंगे टेकिंग y इक्वल टू 7। ठीक है, फिर इसी इक्वेशन में हल करेंगे हम, x इक्वल टू -42 + 7 × 7, y की जगह पे 7 रखेंगे, हल करेंगे तो x बराबर -42 + 7 × 7 49, वी गेट 7। ठीक है, y बराबर हमने क्या लिया, 7, x बराबर क्या मिला, 7। y बराबर हमने लिया था 7, x का वैल्यू भी कितना मिला, 7 हो गया। एक टेबल हमने ज्ञात कर लिया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। एकदम सेम प्रोसेस से विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 की सहायता से भी ऐसे ही एक और टेबल ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए वो भी मैं करता हूँ। x - 3y = 6, ये था हमारा इक्वेशन। तो फिर हम इसको अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 6 + 3y। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके,
अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ किया था ऐसे ही यहाँ पे y का मान लेते जाएंगे और फिर जोड़ घटाव करने के बाद x का मान हमें मिलेगा। तो हम यहाँ फिर से वही सोच विचार करके मान रखेंगे। तो y बराबर हम 0 ले सकते हैं, y बराबर 0 लेने पर, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टेकिंग y इक्वल टू 0 वी गेट क्या हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस 3 इंटू 0, मतलब कि 3 इंटू 0 तो 0 इक्वल टू 6। देखिए ध्यान दीजिए, y बराबर हमने क्या लिया 0, x बराबर क्या पाए 6। इसको भी एक टेबल के रूप में लिखेंगे, यहाँ यहीं बना लेते हैं। y बराबर 0, x इक्वल टू 6, ठीक है। इस तरह से हम मान लेंगे। फिर y बराबर -1 लेने पर, देखिए ये -1 क्यों लिया मैंने, यहाँ 1 भी ले सकता था मैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये है इक्वेशन हमारा। अगर y बराबर 1 लेंगे +1 तो 3 इंटू 1 3 होगा, तो 6 + 3 9, x का मान कितना मिलेगा 9, जो कि थोड़ा बड़ा अंक है, हमें चाहिए छोटा अंक, इसलिए मैंने -1 लिया। -1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्राप्त करेंगे, और ये है +6, तो 6 प्लस -3 मतलब कि 6 - 3 इक्वल टू 3, छोटा अंक मिलेगा, तो हम -1 लेंगे और फिर हल करेंगे हम। x बराबर हो जाएगा 6 + 3 इंटू -1, तो हो जाएगा 6 + -3 इक्वल टू हो जाएगा 3, मतलब कि हमने लिया y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू पाया 3, ठीक है। फिर y इक्वल टू -2 लेने पर, x इक्वल टू 6 + 3 इंटू -2 इक्वल टू हो जाएगा 6 + -6, 3 इंटू -2 -6 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। अगर हमने यहाँ लिया -2 तो हमें क्या मिला 0, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है आपको? जिन बच्चों को समीकरण क्लियर है, इक्वेशन, इफ़ यू नो टू सॉल्व एनी इक्वेशन देन इट इज़ ए वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको समीकरण हल करना आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखने में लगता है कि लंबा है, लेकिन बहुत ही इजी है। और यदि आपको कठिनाई हो रही है वैल्यू फाइंड करने में, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जा कर के आप 9th क्लास की बुक देखिए, उसमें से किस तरह से आप जो रैखिक समीकरण था उसके 2 मान अलग अलग बहुत सारे मान ज्ञात करते थे, उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा वीक हैं, अगर उनको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है, तो बच्चों मेरा एकदम ये है कि आप पहले उसको ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि बिना इक्वेशन सीखे आप 9th क्लास की या 10th क्लास की जो मैथ्स है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी टाइम है आपके पास, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए, अगर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप, तो पीछे जा कर के उसको आप सीखिए, ठीक है। चलिए, हम टेबल ज्ञात कर लिए हैं। अब इस टेबल की सहायता से, अब देखिए ये जो हल किया मैंने, हो गया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, केवल इस टेबल की ज़रूरत है, और इसकी सहायता से हम ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। सुविधा हो इसके लिए इसी टेबल को मैं इस हर कोने में बना ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्राफ के लिए स्पेस चाहिए, जो अभी फ़िलहाल नहीं है बोर्ड पर। -7 0 7, यहाँ है 5 6 7, और ये दूसरा जो टेबल है वो इस तरह से है, x और y, 6 0 3 -1 0 -2, ठीक है। चलिए, ये टेबल हम वहाँ बना लिए हैं। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। आप 8वीं से ही सीख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
यह एक्स अक्ष और यह है वाई अक्ष। यहाँ होता है 0, ठीक है। छोटा छोटा ही लूँगा मैं, 3 4 5 6 7, हमको 7 तक ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे। ये है x = -7, y = 5। x = -7 यहाँ है और y = 5 यहाँ है, ठीक है। तो इसके और इसके सामने का पॉइंट, देखिए ये पॉइंट मिला। यहाँ मिलाने के लिए कि सही सही दोनों के सामने मिले, उसके लिए हमने ये ज्ञात किया। ये है -7 और 5, उसको लिख लेंगे हम। इसकी ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो करें, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। आपके पास स्केल है, उसके हिसाब से आप ले करके कर सकते हैं। या जब आप इसको ग्राफ की नोटबुक में हल करेंगे तो ईजिली आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। फिर है 0 और 6। 0 यहाँ है, y = 6, तो y = 6 यहाँ है, ठीक है। x 0 y 6 और है 7 7, ये है 7 और यहाँ है 7, तो लगभग पॉइंट यहाँ मिल रहा है। इसको भी लिखेंगे 7 7, ठीक है। देखिए तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिले। अब इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के हमें क्या करना है, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींचना है। ठीक है, इसको हम आगे भी खींच सकते हैं। और जो इक्वेशन था हमारा उस जिसका ये है ग्राफ, उसको यहाँ लाइन के नीचे कहीं भी लिख देना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंट लो, याद है? मैंने कहा था कि कम से कम आप 3 पॉइंट लीजिए। क्यों? इसलिए कि देखिए अगर 2 बिंदु हम ज्ञात करते हैं, 2 बिंदु हमें कहीं भी मिल जाएं तो उनसे हो करके हम एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा तो फिर पता नहीं चलेगा, आप पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, तो उसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। जब 3 पॉइंट लेंगे और तीनों पॉइंट जो मेरा सही रहेगा तभी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। नहीं तो अगर इस कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक होगा तो ये तीनों पॉइंट जो है ना वो कोलिनियर नहीं होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप फिर से जो आपने हल किया है वहाँ आप चेक करके अपने मिस्टेक को सुधार सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है अगला इक्वेशन, ये है 6 और 0, ये है 6 और 0, तो यही हो गया 6 और 0, ये पॉइंट हुआ। x है 6, y है 0। अब है 3 और -1, ये है 3, x = 3, y = -1, तो पॉइंट कौन सा हुआ? ये हुआ 3 और -1। और है 0 और 2, 0 और -2, x -2, तो एक ये पॉइंट हो रहा है, नहीं ये पॉइंट हो रहा है। y -2 है, x 0 है, 0 और -2, ठीक है। देखिए ये 3 पॉइंट मिले हैं हमें। अब इन तीनों पॉइंट से हो करके हम स्ट्रेट लाइन
चाहे तो खींच सकते हैं। हो गया। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ओके, इन तीनों क्वेश्चन में, इस 3.1 के तीनों क्वेश्चन में यही करना है। पहले आपको एल्जेब्रिकली फॉर्म में लिखना है, फिर ग्राफिकली फॉर्म में लिखना है। हिंदी वाले ये समझें कि ये है ज्यामितीय रूप, और इसके पहले जो इक्वेशन मिला था जिसका ये दोनों टेबल हमने बनाया है, वो दोनों क्या था? वो था बीजगणितीय रूप। यही काम करना है। यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, अगर ये बड़े से नोटबुक में बनाई जाए, ये ग्राफ को बनाया जाए, और ये दोनों लाइन आगे चल के देखिए जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जा कर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वहाँ के उस कोऑर्डिनेट को लेकर के अगर एक्स और वाई का जो मान होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब वही एक्चुअल आफ्ताब और उसकी पुत्री की एक्चुअल एज होगी, प्रेजेंट एज होगी, वर्तमान उम्र होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफिकली विधि से भी हल ज्ञात करेंगे, कर सकते हैं। अगले चैप्टर में पढ़ना है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जितने भी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में हैं, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, तो उसमें ग्राफ की जो स्थिति होती है उसकी 3 स्थिति होती है। एक तो इस तरह से देखिए, एक इस तरह से होती है। ये क्वेश्चन हो गया है, मैं इसके अलावा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको कि एक तो जो लाइन मिलता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। जैसे ये दोनों लाइन मिला है, अभी तो यहाँ इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ाने पर इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन इस तरह से कभी कभी कुछ किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरह से मिलेगा कि वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरी एक परिस्थिति होती है कि वो जो लाइन है वो पैरेलल लाइन्स होंगे, समानांतर लाइन। ठीक ना, तो इस तरह का जो ये रैखिक समीकरण युग्म होता है और इस तरह की जो ग्राफ मिलेगी, उसका कोई हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है। इसका केवल एक हल होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। इसका कोई हल नहीं होता है। और एक आपको स्थिति ऐसे मिलेगी कि दोनों लाइनें, दो समीकरण होंगे, लेकिन दोनों का जो आपका ये ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है, वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगा, ओवरलैप करेगा। तो इस स्थिति में उस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये चैप्टर का नाम मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चंस जो हैं वो लंबे लंबे हो रहे हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने से पहले मेरे इस पेन से इंक समाप्त हो रहा है, तो थोड़ा मैं इसको कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for Rs 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, चलिए क्वेश्चन अलग है लेकिन काम बिल्कुल सेम तरीके से करना है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे अगर कोशिश करें तो बना सकते हैं। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, मान लेंगे माना कि एक बैट का मूल्य 100 रुपया है तथा एक गेंद का
मूल्य y रुपया है। ठीक है, इंग्लिश वाला क्या लिखेंगे? सपोज द प्राइस ऑफ वन बैट इज Rs एंड द प्राइस ऑफ बॉल इज Rsy। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं करना है। देन अरे हिंदी में ही लिखूंगा मैं, इसलिए प्रश्न के पहले भाग से इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद लिखा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदे, 3 बल्ले, तो 3 बल्ले आप देखिए ज़रा, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x होगा, प्लस 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंदों का मूल्य 6y रुपया होगा। और वो कितने में खरीदता है? वो 3900 रुपये में, 3900। ठीक है, हो गया, ये समीकरण हो गया। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये बीजगणितीय रूप में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन ये देखिए, हम इसको ज़रा गौर से देखिए, 3, 6 एंड 39, ये तीनों जो अंक हैं वो 3 से डिवाइड होने वाले हैं, तो हम इसको 3 से इस पूरे समीकरण को डिवाइड करके इसको ईजी बना लेंगे। तो हो जाएगा x + 2y = इतना। ये हो गया समीकरण 1। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है समीकरण डेवलप करना, बीजगणितीय रूप में लिखना। ठीक है, चलिए अब पुनः प्रश्न के अगले भाग से। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? पुनः की जगह पे आप लिखेंगे अगेन, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसमें है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे, एक बल्ला मतलब कि x प्लस 3 गेंदे मतलब कि 3y, इसलिए कि एक गेंद का मूल्य y रुपये है। 3y = 1300, 1300 दिया गया। हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, ये बीजगणितीय सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करना है आपको? पहले समीकरण 1 की सहायता से फिर से इसका टेबल ज्ञात करना है, फिर समीकरण 2 को लेकर के फिर से टेबल ज्ञात करना है, और फिर दोनों टेबल की सहायता से उसको ग्राफीय रूप में रिप्रेजेंट करना है। चलिए करते हैं हम। अब समीकरण 1 से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 कितना है? x + 2y = 1300, ये है मेरा। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, x को इधर बचाते हैं 1300, 2y को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस है, इधर जाके क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए कि y का हम अगर मान लेते जाएंगे तो 1300 में y का मान का 2 से मल्टीप्लाई करके, गुणा करके उसको 1300 में से घटा करके x का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो अब हम सोचेंगे कि y बराबर हम क्या लें? यहाँ 1, 2, 3, 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मान है 1300 है। अगर y बराबर 1 लेते हैं तो 2 और y का गुना करेंगे तो 2 आएगा, 1300 में से 2 घटाएंगे तो 1298 आएगा, जो कि जिसको कि ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना कठिन होगा। तो हम उस तरह का मान नहीं लेंगे, हम यहाँ y बराबर 600 लेते हैं। ठीक है, y बराबर 600 लेने पर, ठीक, x बराबर हो जाएगा 1300 - 2 × 600। ठीक है, तो हो जाएगा 1300 घटाओ 2 × 600, इतना = 100। x का मान कितना आया? 100। y बराबर हम क्या लिए? 600, तो x का मान कितना आया है? 100। इसको यहाँ टेबल बनाकर हम पहले से ही लिखेंगे कोने में, ताकि ग्राफ बनाते समय हमें इजी हो।
एक्स वाई, वाई बराबर हम लिए हैं 600, एक्स बराबर हम पाए हैं 100, एक्स बराबर 100, ठीक है। फिर लेंगे हम पुनः y बराबर 500 ले सकते हैं। 500 लेने पर समीकरण है ये कितना, x बराबर 1300 माइनस टू वाई, तो y के जगह पर हम लेंगे 500, तो हो जाएगा 1300 माइनस 1000 बराबर 300। देखिए y बराबर हमने क्या लिया था 500, x बराबर क्या पाए 300। पुनः एक और मान लेंगे y बराबर, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं हम, 700 ले सकते हैं, क्या ले 400 ले सकते हैं, 400 ले लेते हैं। y बराबर 400 लेने पर इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टेकिंग y इक्वल टू 400 वी गेट, और हल करेंगे इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 400 इज इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस 4 दूनी 800 बराबर 500। 1300 में से 800 घटाएंगे 500, मतलब ये कि हम लिए y बराबर 400, तो यहाँ प्राप्त किए 500। x का मान कितना आया है 500 आया है, y बराबर कितना लिए हैं 400 लिए, ठीक है। टेबल एक इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का ये है 1 का हमने टेबल बना लिया है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी प्रोसेस से सेकंड, ये जो इक्वेशन है सेकंड, ठीक है, इसका भी हल ज्ञात करेंगे, इसका भी टेबल ज्ञात करेंगे, फिर ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। इक्वेशन कितना था ये, समीकरण 2 से था 1 बल्ला और 3 गेंदे बराबर 1300, ये था समीकरण 2। एक बल्ला, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीद ली, ये था, ठीक है। चलिए अब इसको हल कर लेंगे हम इस तरह से। x बराबर हो जाएगा 1300 1300 माइनस 3y को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ y के हम वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू ज्ञात होते जाएगा, तो हम यहाँ अब सोच करके लिख सकते हैं कि y बराबर 400 लेने पर इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टेकिंग y इक्वल टू 400 वी गेट, x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 400, तो हो जाएगा 1300 माइनस 1200 इक्वल टू 100। एक्स वाई इक्वल टू क्या लिए हैं 400, एक्स बराबर क्या पाए हैं 100। पुनः y बराबर क्या ले सकते हैं हम 300 ले सकते हैं, 900, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, y टेकिंग y इक्वल टू 300, x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 300,
तो 1300 माइनस 900 400, ठीक है। तो y बराबर हमने लिया था 300 और हमने x बराबर क्या पाया 400, ठीक है। पुनः y बराबर कितना लेंगे हम, अगर हम 500 लेते हैं 500 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 500 लेंगे। y बराबर 500 लेने पर इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अगेन टेकिंग y इजकल टू 500, x इजकल टू 1300 माइनस 3 गुना 500, ये y की जगह पे 500 लिखेंगे और x बराबर पाएंगे 1300 5 3 1500 बराबर माइनस 200, ठीक है। y बराबर हमने क्या लिया 500 और x बराबर हमने क्या पाया माइनस 200, टेबल हो गया। इक्वेशन 2 के हेल्प से भी हमने टेबल ज्ञात कर लिया, दोनों टेबल ज्ञात कर लिया है। अब हमें करना क्या है कि अब इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो फिर जैसे पहले हमने खींचा था एक्स वाई अक्ष खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए अंक जो है वो तो कम से कम 100 है, नहीं अधिक से अधिक 600 है। तो क्या लिखेंगे 1 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे 1 2 या 2 4 या 5 10 या इस तरह से नहीं लिखेंगे, 100 200 लिखेंगे। देखिए सब 100 ही है, सब राउंड फिगर में है। तो हम जो 1 2 3 लिखते थे उसकी जगह पे 100 200 300 लिखेंगे, आसानी से ग्राफ भी बना लेंगे। चलिए अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। यह है x अक्ष, यह है y अक्ष, 0, यह है 100 200 300 400 500 600, बस इससे अधिक की ज़रूरत ही नहीं है हमें। माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 600, बस। एक 100 200 300 400 500 600, इधर भी सेम इसी तरह से, लेकिन माइनस वाली संख्या लिखेंगे। माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 600 लिख दिया। अब टेबल 1 की सहायता से x बराबर 100 y बराबर 600, x बराबर 100 y बराबर 600, तो ये पॉइंट हमें कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ पे इसको लिखेंगे कितना 100 600, ठीक है। फिर है 300 500, x बराबर 300 300 और y बराबर 500, ये पॉइंट यहाँ मिला। 300 500, फिर है 500 और 400, 500 और 400, हो गया। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन पा लिया। फिर खींचेंगे अगला जो टेबल है 100 400 100 और यह है 400, तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है। देखिए ये है 400, पॉइंट कहाँ मिला हमें, यहाँ पे मिला है। कितना है ये 100 और 400। फिर है दूसरा 400 और 300, 400 और 300, पॉइंट कहाँ है, ये है 400 300। और एक है माइनस 200 500, माइनस 200 यहाँ है
500 यहाँ है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, -200 500, ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं को फिर उसी तरह से मिला देंगे। ये थोड़ा स्केल नहीं होने की वजह से पॉइंट था मेरा यहाँ पर, पॉइंट यहाँ था, ठीक है। इस तरह से ये हो गया क्या, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकली, ये बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है और ये फुल हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बचा है, उसको मैं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा उसको। तब तक आप खुद कोशिश कीजिए और मुझे विश्वास है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करके अगर कोशिश करेंगे तो आप तीसरा क्वेश्चन खुद हल कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे यू।